कैसे हैं बच्चे सब लोग? गुड इवनिंग। सब लोग ऑनलाइन क्यों नहीं हुए अभी तक? सब लोग आ जाओ। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है थोरासेंटिसिस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पैरासेंटिसिस। तो जब हम ये प्रोसीजर्स कर रहे हैं तो मैंने आपको कहा था हम इनको कंटिन्यू करते हुए और भी चीज़ें देखेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने लगे हैं वो है थोरासेंटिसिस। थोरा मतलब है कि थोरैसिक केज से रिलेटेड बात हो रही है। सेंटिसिस का मतलब है एफियन का या फ्लूइड का ड्रेन करना। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रहा है। ये पिक्चर हमें दिखा रही है कि थोरासेंटिसिस में हम किस तरीके से ड्रेन करते हैं एफियन को। ठीक है, ये स्पेस है, इस स्पेस में से हमने फ्लूइड को ड्रेन करना है और ये सिरिंज है जो कि फ्लूइड को अपने अंदर सक करेगी। थोरासेंटिसिस क्या है? थोरासेंटिसिस इज अ प्रोसीजर टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल कोल्ड प्लूरल स्पेस। मतलब कि थोरासेंटिसिस एक प्रोसीजर है जिसमें एक फ्लूइड है जो कि प्लूरल जो कि स्पेस के अंदर है बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वॉल। हमने उसमें से उस फ्लूइड को रिमूव करना होता है जो कि प्लूरल कैविटी में होता है। Thoracentesis is a procedure that remove an abnormal accumulation of fluid or air from the chest through a needle or tube। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम एबनॉर्मल एयर या फ्लूइड को रिमूव करते हैं चेस्ट में से थ्रू नीडल और ट्यूब के ज़रिए। अक्सर चेस्ट ट्यूब डली होती है पेशेंट्स को। जब पेशेंट जो है वो हमारे पास आते हैं प्लूरल एफियन के साथ आते हैं या निमोथोरैक्स के साथ या इस तरह डिजीज़ के साथ आते हैं तो उसे चेस्ट ट्यूब लगी होती है या फिर नीडल के साथ फ्लूइड या एयर को रिमूव करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आप इस प्रोसीजर में देख रहे हैं कि पेशेंट को जो है वो फॉलोअर पोजीशन में बिठाया हुआ है। पेशेंट को हेड जो है वो टेबल के ऊपर डाउन करवाया हुआ है, स्पोर्ट पे है और बैक साइड से रिब्स और जो लंग्स और रिब्स के दरमियान में जो स्पेस है वहाँ से नीडल और ट्यूब इंसर्ट करके फ्लूइड को ड्रेन किया जा रहा है। अब ये प्रोसीजर तो हम करते हैं लेकिन इसका पर्पस क्या है करने का? टू डिटरमिन द कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। हमने कॉजेज जो हैं वो देखने हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉज देखेंगे कि फ्लूइड एक्यूमुलेट होने का क्या है। अब देखें कि अगर पेशेंट की चेस्ट वॉल के अंदर फ्लूइड जमा हो रहा है तो उसकी कोई रीज़न भी तो होगी ना, और इस रीज़न को सर्च करना और सॉर्ट आउट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजॉल्व सबसे फिर क्या है? सेकेंड, रिलीव करना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को और पेन को। पेशेंट को जो एसओबी फील करता है और जो पेन होती है उसको रिलीव करना भी ज़रूरी है। वो कैसे होगा कि जैसे अगर फ्लूइड के अगर लंग्स के अंदर लंग्स की स्पेस में अगर पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, तो वो क्या करेगा? लंग्स को कंप्रेस करता रहेगा जिसकी वजह से लंग्स अपना प्रॉपरली इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। तो इससे पेशेंट को पेन भी होगी और एसओबी भी होगी। फिर क्या है अगला? ऐसा डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोसीजर। डायग्नोज करने के लिए भी हम इस प्रोसीजर को कर सकते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी। डायग्नोसिस के तौर पे कैसे काम आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने कॉजेज चेक करने हैं ये तब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये प्रोसीजर। इसके अलावा हम ये देखेंगे डायग्नोसिस में कि पेशेंट को ये किस टाइप का फ्लूइड है। ठीक है, और हम फिर उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाएंगे। फिर उसके बाद क्या है? ट्रीटमेंट कैसे होगी? जब हम पेशेंट की एसओबी रिलीव करेंगे और पेन रिलीव करेंगे तो ये थेराप्यूटिक आ जाएगा। टू ड्रेन लार्ज अमाउंट ऑफ प्लूरल एफियन। अगर पेशेंट को प्लूरल एफियन बहुत ज़्यादा है तो उसको हम ड्रेन करने के लिए भी प्रोसीजर करते हैं। टू इक्वलाइज प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ थोरैसिक कैविटी, ताकि हम जो प्रेशर है लंग्स की दोनों साइड का हम उसे इक्वल कर सकें। हम इस पर्पस के लिए भी करते हैं। इंडिकेशंस क्या है? ट्रोमेटिक निमोथोरैक्स कब कब किया जाता है? जब पेशेंट को कोई ट्रॉमा की वजह से निमोथोरैक्स हुआ है या हीमोनिमोथोरैक्स है, यानी कि पेशेंट को के निमोथोरैक्स के साथ ब्लड भी ऐड है। स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स हो जाए पेशेंट को। ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला हो जाए, यानी कि ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स में भी और प्लस प्लूरा में भी फिस्टुला बन गया है, एक एक्स्ट्रा एबनॉर्मल ओपनिंग हो गई है, और या फिर प्लूरल एफियन हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? कब नहीं करना?
एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट अगर हो, जो कि नीडल नहीं लगवाना चाहता, जो ड्रेन नहीं लगवाना चाहता, उसका आपने नहीं करना ये प्रोसीजर, इसलिए कि अगर आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो पेशेंट को फर्दर इंजरी हो सकती है। कोगुलेशन डिसऑर्डर हो, यानी कि पेशेंट की कोगुलेशन प्रोफाइल डिस्टर्ब है, पेशेंट ब्लीड कर सकता है। इसके अलावा एटलेक्टेसिस जो है, यानी कि कोलैप्स और क्लोजर है, तब भी ओनली वन फंक्शनिंग लंग है, सिर्फ एक ही लंग है और दूसरा फंक्शनिंग नहीं है, प्रॉपरली नहीं है, वो कोलैप्स हो गया है दूसरा लंग, तो एक जो वर्किंग है और उसमें भी एफियन हो गया, तो तब भी आपने अवॉइड करना है। फिर उसके बाद क्या है, एम्फोसीमा हो गया, यानी कि पल्मोनरी जो है वो एनलार्जमेंट हो गई है। फिर क्या है, स्वेयर कफ या हिकअप है, तो फिर भी आपने नहीं करना। पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा खांसी कर रहा है या पेशेंट को जो है वो हिचकी आ रही है, तब भी आपने ये प्रोसीजर नहीं करना, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसलिए कि जब आप प्रोसीजर की कोशिश करेंगे तो पेशेंट की जो एबनॉर्मल मूवमेंट है उससे पेशेंट को इंजरी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसकी, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं थोरासेंटिसिस की? पल्मोनरी एडिमा हो सकता है पेशेंट को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनेड हो सकता है, यानी कि फ्लूइड बिल्डअप इन द स्पेस बिटवीन द मायोकार्डियम एंड द पेरिकार्डियम, हार्ट की दो आउटर लेयर के दरमियान में फ्लूइड का अक्यूमुलेट होना पॉसिबल है, ये कॉम्प्लिकेशन है थोरासेंटिसिस की। इसके अलावा क्या होगा, पेशेंट ब्लीड कर सकता है, जैसे मैंने पहले कहा कोगुलेशन प्रोफाइल डिस्टर्ब हो तो ब्लीड कर सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है, डिजनिया और कफ भी हो सकती है अगर प्रोसीजर जो है वो प्रॉपरली ना हो। इसके अलावा जो है वो लंग कोलैप्स भी हो सकता है। बिफोर द प्रोसीजर, जब आप प्रोसीजर करने लगे हो तो उससे पहले आपने क्या करना है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, सबसे पहले एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद है रिस्क और बेनिफिट्स के बारे में पेशेंट को बताओ, स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर पेशेंट को बता दो, और कंसर्ट ले लो पेशेंट से भी और अप्रोप्रिएट लीगल डिज़ाइन पे, यानी कि आपका हॉस्पिटल का अगर कोई प्रॉपर कोई फॉर्म बना हुआ है कंसेंट फॉर्म, तो उसके ऊपर आप कंसेंट लेंगे, पेशेंट से परमिशन लेंगे कि हम आपका ये प्रोसीजर करने लगे हैं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताया था कि पेशेंट से कंसेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या उसके अटेंडेंट से, कि अगर हम ये प्रोसीजर करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होगा और इसका नुकसान क्या हो सकता है, पेशेंट किस रिस्क पे है, स्टेप्स क्या होंगे, ये सब चीज़ें पेशेंट को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि पेशेंट का माइंड क्लियर हो, उसके सामने पिक्चर क्लियर हो। अब रिस्क क्या हो सकता है इसमें, पेशेंट को रिस्क ये हो सकता है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, निमोथोरेक्स हो सकता है, इसके अलावा जो है वो कार्डियक टैम्पोनेड हो सकता है। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, पेशेंट को एक्सप्लेन लाजमी करना है। स्टेप्स हैं, नहीं वहाँ, अच्छा इसके अलावा क्या है, कंसर्ट आपने ले लिया, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंसर्ट हमने लेनी क्यों है, तो इन सारे प्रोसीजर्स का मैं साथ साथ आपको रैशनल भी बताऊंगी कि इसकी लॉजिक क्या है करने की। रैशनल इसका ये है कि एक्सप्लेनेशन जो है वो हेल्प करती है ओरिएंट करने में, यानी कि पेशेंट को अवेयर करने में, टू द प्रोसीजर असिस्ट इन कोपिंग एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन एंड वर्बलाइज एंग्जाइटी। जब आप पेशेंट को सब चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हो तो पेशेंट को अवेयरनेस आ जाती है और पेशेंट अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होने लगा है, प्रोसीजर में पेशेंट हमारे साथ कैसे असिस्ट करवा सकता है, और इसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटी होगी पेशेंट को। पेशेंट को जब आप एक्सप्लेन करते हो, पेशेंट के साथ कोऑपरेट करते हो, तो पेशेंट को ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो क्वेश्चन कर सके आपसे कि डॉक्टर साहब या सिस्टर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, मुझे कोई मसला तो नहीं होगा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, ज़्यादा दर्द तो नहीं होगी। और साथ में पेशेंट अपनी एंग्जाइटी को भी वर्बलाइज कर लेता है कि मैं ये फील करता हूँ कि इस ऑपरेशन के से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस प्रोसीजर से, और अगर मैं ये ऑपरेशन करवाता हूँ तो इससे मेरी जान भी जा सकती है, मेरे लंग्स कोलैप्स भी हो सकते हैं, कोई भी इशू आ सकता है। तो अगर आप पेशेंट से प्रॉपरली बात करते हैं, उसे सब एक्सप्लेन करते हैं, तो वो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा टेक
मेडिकल हैज ट्रबल इन ब्रीदिंग है, कफिंग है या हिकअप तो नहीं है पेशेंट को, हैड हार्ट डिजीज, पेशेंट को कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है। टोटल कंप्लीट पेशेंट की हिस्ट्री आपने लेनी है। इसके अलावा क्या है, पेशेंट स्मोकिंग तो नहीं करता, उसने ट्रैवल तो नहीं किया प्लेसेस पे जहाँ पे पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट्स के सामने एक्सपोज तो नहीं हुआ है। इसका रैशनल क्या है, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, इसके रीजन क्या है, टू डिटेक्ट एनी अबनॉर्मेलिटी रिगार्डिंग द प्रोसीजर, ताकि हमें एडवांस ही पता लग जाए कि कोई प्रोसीजर से रिलेटेड कोई जो है वो अबनॉर्मेलिटी तो नहीं हो जाएगी आगे जाके, हम ये चीज़ पहले ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर पेशेंट पहले ही एसओबी में है, पेशेंट को मुश्किल हो रही है सांस लेने में, कफिंग है, तो प्रोसीजर में प्रॉब्लम आ सकती है। जब पेशेंट अनकंट्रोल्ड कफ करेगा तो नीडल जो हम स्मूथली इंसर्ट कर रहे हैं वो अपनी जगह से मूव करके फर्दर इंजरी करवा सकती है। इक्विपमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं, वो आप किस तरह से करेंगे, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज ए नर्स जब आप असिस्ट करवा रहे हो तो आपको सारे इक्विपमेंट्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, प्रिपेयर इक्विपमेंट्स में एक आपको ड्रेसिंग सेट चाहिए। ड्रेसिंग सेट में क्या क्या होना चाहिए, अब्राहम नीडल होनी चाहिए, कनेक्टिंग ट्यूबिंग होनी चाहिए, सिरिंज होना चाहिए 50 ml का और 5 ml का, स्कैपल्स ब्लेड होनी चाहिए और ब्लेड 11 होना चाहिए निक के लिए जो आपने कट लगाना है उसके लिए, नीडल होनी चाहिए आपके पास 18-23 गेज की। इसके अलावा स्टेराइल ग्लव्स चाहिए, मास्क चाहिए, पायोडीन या अल्कोहल स्वैब चाहिए, लोकल एनेस्थीसिया चाहिए, लिग्नोकेन या लिडोकेन का 1% या 2% भी हो सकता है, फॉर्मालिन बोतल आपको चाहिए अगर आपने स्पेसिमेन लेना है, यूरिन बोतल आपको चाहिए 2, ठीक है, स्पेसिमेन के लिए भी, और कल्चर एंड सेंसिटिविटी की बोतल आपको चाहिए, 3 वे स्टॉप कॉक आपको चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा आपको जग चाहिए। अब 3 वे स्टॉप कॉक क्यों है, जब आप ड्रेन कर रहे हैं तो जब आप ड्रेन करेंगे तो आप सारी ट्यूबिंग्स को ऑफ कर देंगे और जो जहाँ से आपने ड्रेन करना है जो सर्जिकल साइट है उसको ओपन रखेंगे और दूसरी तरफ सिरिंज अटैच करके आप सक कर लेंगे। और जब आपने उसको पुश करना होगा ड्रेनेज बैग में तो आप सारी साइड्स ऑफ कर देंगे 3 वे की और सिर्फ ड्रेन वाली साइड को ओपन करेंगे ताकि जब आप पुश करें तो डायरेक्ट ड्रेनेज बैग में जो हमारा सैंपल है या फिर जो फ्लूइड है एफियन है वो उसके अंदर डायरेक्ट ड्रेन हो जाए। अब प्लूरल एफियन मोस्टली जो है वो थिक भी होता है और वो ड्रेन प्रॉपरली नहीं होता, तो उसके लिए भी हम सिरिंज से सक करते हैं और पुश करते जाते हैं। बिफोर द प्रोसीजर, जब आप प्रोसीजर करने लगे उससे पहले आपने क्या करना है, आपने पेशेंट के प्लेटलेट काउंट चेक करने हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है कि पेशेंट का की कोगुलेशन प्रोफाइल हमें पता होनी चाहिए कि पेशेंट की कोगुलेशन प्रोफाइल क्या चल रही है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन में भी हमने पढ़ा है, अगर पेशेंट की कोगुलेशन पिक्चर जो है वो सही नहीं है तो हम पेशेंट को का प्रोसीजर नहीं करते, तो इसलिए प्लेटलेट काउंट आपको पता होना चाहिए और प्रेजेंस ऑफ कोगुलोपैथी भी आपको पता होनी चाहिए। इफ प्लेटलेट काउंट इज लेस देन 20,000 और देयर इज नॉन कोगुलोपैथी एज टू वेदर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन और अदर इंटरवेंशन इज नीडेड, आपको हर चीज़ का ऑलरेडी पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आपने क्या ट्रीट करना है। रैशनल क्या है इसका, रैशनल है कि टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन सच एज ब्लीडिंग वाइल ड्यूरिंग प्रोसीजर। सिंपल बात है, जब प्लेटलेट और कोगुलोपैथी इसकी डिस्टर्ब है तो आपको पेशेंट को ब्लीड कर सकता है, तो इसका रैशनल ये है कि आपने पेशेंट को ब्लीड से प्रिवेंट करना है। सबको समझ आ रही है, आवाज़ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही समझने में? मुझे चैट में रिप्लाई करो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसके बाद नेक्स्ट है प्लेस पेशेंट अपराइट, आपने पेशेंट को अपराइट पोजीशन में रखना है, कार्डियक पोजीशन होनी चाहिए एंड हेल्प पेशेंट मेंटेन पोजीशन, आपने पेशेंट की हेल्प करनी है, आपने पेशेंट की हेल्प करनी है कि वो प्रॉपर पोजीशन में आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद है ड्यूरिंग प्रोसीजर, अब आपने पेशेंट को अपराइट पोजीशन में ले आए, जैसे कि हमने पिक्चर में मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है उसमें शो हुआ है कि पेशेंट को कार्डियक पोजीशन में रखा हुआ है, फ्रंट पे कार्डियक टेबल है और पेशेंट जो है वो सपोर्ट में है।
जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पेशेंट जो है वो अपराइट पोजीशन में है, कार्डियक टेबल पे है, कार्डियक पोजीशन में है, सपोर्ट में है, और हम पेशेंट का फ्लूइड जो है वो ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो प्लेटलेट हो गए। इसके बाद क्या है, पेशेंट को अपराइट पोजीशन में ले आए हैं। इसका रैशनल क्या है, रीज़न क्या है, हमने क्यों पेशेंट को अपराइट पोजीशन में लाना है? उसकी वजह ये है कि द अपराइट पोजीशन ensures that the diaphragm is more dependent and facilitate the removal of fluid that usually localize at the base of the chest। जब पेशेंट को आप अपराइट पोजीशन में लाओगे तो जो डायाफ्राम है वो ऐसे पोजीशन में आएगा कि वो हेल्प करेगा पेशेंट को के फ्लूइड को ड्रेन करने में। डायाफ्राम का प्रेशर नहीं होगा पेशेंट के लंग्स के ऊपर, हम इजीली ड्रेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद है एक्सप्लेन दैट ही और शी विल रिसीव अ लोकल एनेस्थीसिया। जब आप प्रोसीजर करने लगे हो तो लोकल एनेस्थीसिया की जब नीडल लगेगी तो उससे पहले आप पेशेंट को एक्सप्लेन करोगे कि भाई हम आपको इंजेक्शन लगाने लगे हैं, ये सुन कर देगा जगह को, इससे आपको फिर आगे दर्द नहीं होगी। और इसकी वजह क्या है, टू मिनिमाइज पेन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। जब पेशेंट को ऑलरेडी पता होगा कि मुझे एनेस्थीसिया देने लगे हैं तो पेशेंट को पेन भी कम फील होगी और प्रोसीजर भी में भी इजी होगा हमारे लिए। तो एनेस्थीसिया देने का मकसद क्या है कि हम लोकल एरिया को उस टाइम में जो है वो सुन कर दें, पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो। फिर क्या है, क्लीन द पेशेंट स्किन विद द एंटीसेप्टिक सोप। आपने एंटीसेप्टिक सोप के साथ स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन करना है। इसका रैशनल है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, ताकि जब आप एंटीसेप्टिक सोप से यानी कि लिडोकेन से या लिग्नोकेन से उससे सॉरी पायोडीन वगैरह से जब अच्छे तरीके से क्लीन कर देते हो तो उससे स्किन क्लीन हो जाती है। और इससे फ़ायदा क्या होता है, इसका रैशनल क्या है, क्यों हमने क्लीन करना है, ताकि हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें और एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन कर सकें। जैसे ये पिक्चर है आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि डायाफ्राम जो है वो जब आप अपराइट पोजीशन में आएंगे तो डायाफ्राम जो है वो लंग्स को रिलैक्स करेगा और क्योंकि जो फ्लूइड है वो लंग्स की बेस में होता है तो वहां से ड्रेन करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। ड्यूरिंग प्रोसीजर, अब जब हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो उस दौरान आपने क्या एहतियातें करनी है। ऑब्जर्व पेशेंट रेस्पिरेशन रेट एंड ब्रीदिंग पैटर्न। आपने पेशेंट का रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग पैटर्न को आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऑब्जर्व क्यों करना है, ताकि इसका रैशनल है टू प्रोवाइड बेस लाइन डाटा टू एस्टिमेट पेशेंट टॉलरेंस ऑफ द प्रोसीजर। रेस्पिरेशन रेट को जब हम और ब्रीदिंग पैटर्न को मॉनिटर करते रहते हैं तो की वजह क्यों है, हमने क्यों करना है, टू प्रोवाइड बेसलाइन डाटा। हमने बेसलाइन डाटा प्रोवाइड करना है ताकि हम एस्टिमेट कर सके पेशेंट का प्रोसीजर की तरफ टॉलरेंस लेवल क्या है। जब आपने लंग्स के अंदर नीडल या ट्यूब इंसर्ट की हुई है तो पेशेंट उसको टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं। एज अ नर्स और एज अ डॉक्टर इस चीज़ को ऑब्जर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर पेशेंट जो है वो प्रोसीजर को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, पेशेंट रो रहा है, चीख रहा है, आप इस चीज़ पे, और इसके अलावा पेशेंट की ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो गई है, आप इस चीज़ पे फोकस किए बगैर अपना प्रोसीजर के ऊपर ध्यान रखो तो ये पेशेंट के लिए नुकसानदेह और ये अनएथिकल है। फिर उसके बाद है, अगर पेशेंट एसओबी में जा रहा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन डिस्टर्ब हो रही है और ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो रही है तो इट्स मीन के पेशेंट जो है वो ओवरऑल डिस्टर्ब है और पेशेंट को ज़रूरत है के प्रोसीजर को स्टॉप करके लाइफ सेविंग जो है वो ट्रीटमेंट की जाए। फिर नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग प्रोसीजर आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, असेस करना है पेशेंट के वाइटल साइंस को, सच एज बीपी है और पल्स है। बीपी भी आपने चेक करना है, अगर ब्लीड कर रहा हो तो बीपी पे इफेक्ट आएगा, पल्स चेक करनी है, अगर पेशेंट को हेमरेज हो जाए, ब्लीड कर जाए तो उससे भी पल्स पे इफेक्ट होगा। फिर इसके अलावा क्या है, टू प्रिवेंट, रैशनल क्या है, टू प्रिवेंट एनी कॉम्प्लिकेशन सच एज हाइपोवोलेमिक शॉक ड्यूरिंग प्रोसीजर। ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक होता है तो हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्लीडिंग की वजह से जो शॉक होगा हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, अगर हम रेगुलरली बीपी और पल्स मॉनिटर करते रहे। इसके बाद क्या है, आपने ऑब्जर्व करना है पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को एंड गिव इमोशनल सपोर्ट। आपने पेशेंट को पेशेंट के को देखते रहना है कॉन्शियस है या नहीं,
और साथ साथ इमोशनल सपोर्ट देनी है। जैसे कि आप पेशेंट को कहते हो नॉर्मली भी कि आप परेशान ना हो, थोड़ी सी दर्द है अभी ठीक हो जाएगी, आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, आप हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें, परेशान ना हो, इससे आपका सांस भी बेहतर हो जाएगा और आप पहले से अच्छा फील करेंगे। और इस तरह की जब हम पेशेंट को अश्योरेंस देते हैं तो पेशेंट ये भी फील करता है कि मैं सेफ हाथों में हूँ और पेशेंट अपने आप में अच्छा फील करता है। अच्छा, इसके बाद है ड्यूरिंग प्रोसीजर आपने मजीद क्या चीज़ें देखनी है, मॉनिटर करना है सैचुरेशन को, ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन को आप चेक करते रहोगे वो कहीं ड्रॉप तो नहीं कर रही है। इसके अलावा इसका रैशनल क्या है, टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही, ये आप देखेंगे। इसके अलावा आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे इफ़ एनी चेंजेस ऑफ द पेशेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल रैशनल है टू मेक श्योर वेदर नीड टू कंटिन्यू द प्रोसीजर और स्टॉप इमीडिएटली। अगर सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है या पेशेंट की जनरल कंडीशन ये में चेंजेस आ रही हैं किसी भी लेवल की, तो आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है ताकि आप देख सको कि किसी किस्म की के पेशेंट आपको पता हो कि प्रोसीजर कंटिन्यू करना है या इमीडिएटली स्टॉप करना है, ये आपको पता लग जाएगा पेशेंट की कंडीशन से। इसके अलावा आफ्टर प्रोसीजर आपने क्या चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी है, obtain chest x-ray to evaluate the fluid level, ठीक है। आपने चेस्ट एक्सरे ले लेना है ताकि आपको पता लगे कि एक्सरे में पहले कितना आ रहा था फ्लूइड और कितना एरिया उसने घेरा हुआ था, तो अभी कितना कम हुआ है, अभी क्या सिचुएशन चल रही है, आपने इसके लिए ज़रूर करना है। पेशेंट का एक्सरे ज़रूर करवाना है, हमें पता लग जाता है कितनी प्रोग्रेस हुई है। फिर क्या है, रैशनल क्या है, टू कंपेयर द कंडीशन ऑफ द लंग्स बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, दोनों आप एक्सरेज को साथ रख के आइडिया लगा लेते हो कि पेशेंट को कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। फिर उसके बाद है फॉर स्पेसिमेन हैंडलिंग, जब आपने स्पेसिमेन हैंडल करना है, फिल द ट्यूब्स विद द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, आपने स्पेसिमेन को हैंडल करना है, ट्यूब्स को फिल करना है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड से, ठीक है। अगर आपको जितना फ्लूइड चाहिए आप उतना ही लेंगे, आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना। इससे क्या है, टू प्रिवेंट ओवर इनटेक ऑफ फ्लूइड टू द स्पेसिमेन बोतल, आपको जितना रिक्वायर्ड है आप सिर्फ उतना ही लो, जितना एरो बना है, जितनी लाइन बनी है स्पेसिमेन बोतल में, आप सिर्फ उतना ही डालो और फिर उसके बाद और फिर उसको लैब में या टेस्टिंग के लिए भिजवा दो। लैब्स की ये रूटीन है कि हमें जितना बोला जाता है हमने सैंपल उतना ही ड्रॉ करके उतना ही डालना होता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सैंपल डाल देते हो तो उससे रिजल्ट्स के अंदर वेरिएशंस आती हैं, रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आते। तो इसका रैशनल है टू प्रिवेंट ओवर इनटेक ऑफ फ्लूइड टू द स्पेसिमेन बोतल, तो बोतल ओवरलोड होगी तो रिजल्ट्स के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा चेक दैट ईच बोतल इज करेक्टली लेबल्ड, आपने देखना है कि जो बोतल है वो करेक्ट आपने लेबल की है या नहीं। पेशेंट का नाम कैसे पता लगेगा लेबल किया है या नहीं, आपने चेक करना है पेशेंट के 2 यूनिक आइडेंटिफायर्स को कि ये वही पेशेंट है या नहीं। जैसे सपोज 2 नाम के एक पेशेंट पड़े हुए हैं बेड पे, एक नाम के 2 पेशेंट्स बेड पे पड़े हुए हैं, जैसे कि आपका मेडिकल यूनिट है और मेडिकल के अंदर या सर्जिकल आईसीयू है और सर्जिकल आईसीयू में आपके पास मोहम्मद अली नाम के 2 पेशेंट्स हैं। अब 2 मोहम्मद अली हैं तो उनके अंदर आप कैसे करोगे, मोहम्मद अली हैं और सन ऑफ मोहम्मद अकरम है सपोज फॉर एग्जांपल। अगर इस तरह के नामों के 2 लोग आ जाएं तो क्योंकि फादर नेम भी सेम हो सकता है और फर्स्ट नेम भी सेम हो सकता है, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ है वो भी सेम हो सकती है, एज भी सेम हो सकती है, तो डिफरेंट क्या हो सकता है, 2 चीज़ें सेम हो सकती 2 चीज़ें हैं जो कि हमें डिफरेंशिएट करवा सकती हैं पेशेंट में, 2 यूनिक आइडेंटिफायर में। एक तो पेशेंट की सबसे पहले तो आ गया कि पेशेंट का फुल नेम है यानी कि सर नेम, लेकिन अगर उसमें भी कोई आ जाता है प्रॉब्लम के वो भी मोहम्मद अकरम है, दोनों मोहम्मद अकरम है सन ऑफ, तो अब इसमें एक और यूनिक आइडेंटिफायर है वो है मेडिकल नंबर, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर। जब पेशेंट हमारे पास एडमिट होते हैं तो जो हर एक पेशेंट को एक टाइम में एक ही मेडिकल रिकॉर्ड नंबर अलॉट होता है। जैसे कि सीरीज चल रही हैं 18-19-07, ठीक है। अब 18-19 क्या है, 2018 से 2019 तक, ठीक है, और उसके साथ आ गया एंड पे 07 यानी कि 18-19 जब चढ़ा, 18-19 जब 19 ईयर्स जब 2019 स्टार्ट हुआ तो नए साल में 7वें नंबर पे ये पेशेंट एडमिट हुआ।
अगले दिन जब नया पेशेंट मोहम्मद अली आया तो उसका बना 1890, लेकिन 25 या 26 यानी कि उसके दरमियान में और भी पेशेंट एडमिट हुए 7 के बाद, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये आया 20वें या 22वें नंबर पे। तो इस तरह से जब इसके एमआर में जो चेंजेस आई वो आई 20-25 की, ठीक है। तो इस तरह का जब एमआर नंबर होता है, एक पेशेंट को एक ही दफ़ा अलॉट होता है, और वो जब तक उसकी फाइल या पेशेंट एक्सपायर ना हो जाए, फाइल क्लोज ना हो जाए, या पेशेंट की फाइल को ओवरऑल क्लोज ना कर दिया जाए एक साल, एक लिमिटेड टाइम की ड्यूरेशन में, तब तक वो एमआर नंबर उसी का ही रहता है, वो किसी और को दिया नहीं जाता। नए एमआर नंबर जनरेट होते रहते हैं, और एक पेशेंट को डबल एमआर नंबर नहीं दिया जाता, या दो पेशेंट्स को सेम एमआर नंबर नहीं दिए जाते, और वर्ल्ड वाइड यही इसका प्रोसीजर होता है। इसी तरह शालामार में भी है, ठीक है। एक टाइम सेट है कि 10 साल में या 5 साल के बाद जो प्रीवियस फाइल्स होती हैं वो जो है वो वेस्ट कर दी जाती हैं, और नेक्स्ट फाइल जो है वो कंटिन्यू की जाती है। अच्छा, इसका रैशनल क्या है? इससे फ़ायदा ये होता है, और हमारा ये करने का पर्पस ये है कि हमें प्रिवेंट करना है फ्रॉम इनकरेक्ट रिजल्ट टू द पेशेंट, ताकि हमें प्रॉपर रिजल्ट्स मिल सकें। अब इसमें जो है वो इनएक्यूरेसी कैसे आ जाएगी कि अगर पेशेंट के प्लूरल एफियन टैप हुआ मोहम्मद अली बेड नंबर 4 का, रिपोर्ट चलेगी मोहम्मद अली बेड नंबर 10 पे, ठीक है। तो 10 को तो टैप था ही नहीं, हुआ ही नहीं था, उसको तो फीवन था ही नहीं, वो तो सिंपल फीवर के साथ आया था। लेकिन जब रिपोर्ट गलत चलेगी तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गई। किसी ने एमआर नंबर पे ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने बेड नंबर पे ध्यान ही नहीं दिया, तो उससे नुकसान किसका हुआ? जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी उसको ट्रीटमेंट मिली नहीं, जिसको नहीं ज़रूरत थी उसको वो एंटीबायोटिक्स और वो मेडिसिन स्टार्ट करवा दी गई, और फिर एक्सरे पे ध्यान दिए बगैर पेशेंट का ड्रेन करने की जो है वो फ्लूइड कोशिश की गई। इस तरह के जो हैं वो काफ़ी सारे मिसहैप्स हो जाते हैं पेशेंट के साथ, ठीक है। तो इस वजह से यूनिक आइडेंटिफायर्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर। आपने प्रोसीजर को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर देना है। पेशेंट का रिस्पॉन्स भी आपने लिखना है कि कैसा था। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड लिखोगे, येलो था, रेडिश था, बिल्कुल वाइटिश था, डार्क था, पतला था, मतलब थिक था या थिन था, ये लिखोगे। अमाउंट कितनी थी? एक्सरे में तो अमाउंट ज़्यादा आ रही है, लेकिन जब टैप किया तो मुश्किल से 10 ml निकली है, 5 ml निकली है। इसके अलावा पेशेंट का रिस्पांस टू फॉलो अप कैसा है, पेशेंट क्या कहता है, मैं नेक्स्ट भी टैप करवाऊंगा या नहीं, या मैं अब आपके पास कभी आऊँगा ही नहीं, आपने ये कर दिया वो कर दिया। इन सारी बातों को आप बहुत क्लियरफुली नोट करोगे, फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट करोगे। टू डेवलप, अब इसका रैशनल है टू डेवलप फर्दर ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। अब जब हम ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट करते हैं तो हम फर्दर ट्रीटमेंट को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोवाइड, आपने क्या करना है, प्रोवाइड करना है पोस्ट प्रोसीजरल एनाल्जेसिक्स एज नीडिड। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है तो हम पेशेंट को जो भी मेडिसिन डॉक्टर एडवाइस करेगा पेन किलर में हम वो देंगे। इंजेक्टेबल भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। रैशनल क्या है? टू प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम पेन रिलेटेड टू द इंसिजन साइट। जो हमने इंसिजन दिया है उसकी साइट पे पेशेंट को जो पेन हो रही होगी उसे हमने रिलीव करना है। इसके अलावा रेस्ट इन बेड फॉर अबाउट 2 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर। पेशेंट की आपने हेल्प करनी है और पेशेंट को असिस्ट करना है कि वो बेड के ऊपर रेस्ट करे, पेशेंट को रिलैक्स करना है। किस लिए? ताकि कम से कम भी 2 आवर्स के लिए आफ्टर प्रोसीजर। इसका रैशनल क्या है? टू मिनिमाइज पेशेंट एक्टिविटी ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन सच एज डिस्निया। ये क्या करेगा? मिनिमाइज कर देगा पेशेंट की एक्टिविटीज़ को जो कि ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन हुई हो सच एज डिस्निया। तो इससे पेशेंट को हेल्प मिलेगी। जब वो 2 आवर्स के लिए बिल्कुल रेस्ट करेगा, रेस्टिंग पोजीशन में होगा, डिस्निया कम हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग जो है वो विल बी चेक्ड फॉर अप टू अ फ्यू आवर्स। पेशेंट की ब्रीदिंग को बहुत ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेशन से देखना ज़रूरी है। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर को और ब्रीदिंग को चेक करना केयरफुली बहुत ज़रूरी है, कम से कम फ्यू आवर्स के लिए, ताकि हम टू मेक श्योर डोंट हैव कॉम्प्लिकेशन, ताकि हम अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर लें कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है, ठीक है। इसके अलावा आफ्टर प्रोसीजर में हम मज़ीद क्या देखेंगे? मे रिमूव ड्रेसिंग एंड बैंडेज अनदर डे और प्लेस इट इफ़
इट बिकम्स सॉइल्ड और वेट। आपने ड्रेसिंग को रिमूव करना है और आपने देखना है पेशेंट को फर्दर ड्रेसिंग की ज़रूरत है या नहीं, और रिमूव करके आपने उसको एक्सचेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है न्यू के साथ, न्यू ड्रेसिंग के साथ। अब इसका रैशनल क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें गेटिंग इन्फेक्शन, के पेशेंट इन्फेक्शन ना ले। रेगुलर डाइट, अगर आप पेशेंट का आपने प्लूरल एफियन टैप किया है तो पेशेंट को हम रेगुलर डाइट पे ही रखेंगे ताकि हम प्रमोट कर सकें वोंड हीलिंग को, ठीक है। और इसके अलावा अब हम फर्दर देखेंगे, कुछ और प्रोसीजर्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। अभी के लिए आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? अच्छा, हम आज टॉपिक में एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा देते हैं, जो लोग लेट आए हैं या जिन्होंने नहीं सुना, रिकॉर्डिंग पे भी होगा, आप देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक था थोरासेंटेसिस, यानी कि चेस्ट कैविटी से जो है वो हमने क्या करना है, फ्लूइड को रिमूव करना है प्लूरल कैविटी से। थोरासेंटेसिस में बेसिकली होता क्या है कि इस प्रोसीजर में हम रिमूव करते हैं फ्लूइड को, कहाँ से, जो एक बिटवीन द लंग एंड चेस्ट वॉल, लंग और चेस्ट वॉल के दरमियान में एक प्लूरल स्पेस होती है, ठीक है। हमने उस स्पेस के दरमियान में जो फ्लूइड है उसमें से उस फ्लूइड को हमने ड्रेन करना होता है, ठीक है, प्लूरल स्पेस से। अब जो प्लूरल स्पेस है वो बेसिकली जो एक आपने, मैंने आपको बताया था कि दो लेयर्स होती हैं, एक होती है विसरल, ठीक है, और अब ये वाली जो जो लंग के साथ अटैच होती है वो विसरल लेयर होती है। अब ये जो दो लेयर्स हैं इनके दरमियान में बाय नेचर या कुदरती जो है वो लिमिटेड अमाउंट में फ्लूइड होता है, जो कि लंग्स को वॉल के साथ फ्रिक्शन से बचाता है। अगर वो फ्लूइड जो है वो नॉर्मल अमाउंट में रहे तो ठीक है, लेकिन अगर वो नॉर्मल अमाउंट से डिजीज है, अब वो जो फ्लूइड एबनॉर्मल होके अपनी क्वांटिटी में बढ़ जाता है, तो उस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है। हम सिरिंज या हम ट्यूब के साथ, निडल के साथ हम उस फ्लूइड को ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम कहते हैं थोरासेंटेसिस या प्लूरल एफियन टैप, ठीक है। थोरासेंटेसिस क्या है, ये प्रोसीजर है दैट रिमूव्स एन अबनॉर्मल अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, जो कि अबनॉर्मल फ्लूइड की अक्यूमुलेशन हो जाती है, फ्लूइड जमा हो जाता है या एयर आ जाती है चेस्ट में, तो हम उसे कैसे रिमूव करते हैं, नीडल या ट्यूब के जरिए, ठीक है। जैसे कि ये प्रोसीजर है, ये आप देख सकते हो कि पेशेंट को अपराइट पोजीशन में, कार्डियक पोजीशन में रखा गया है, पेशेंट आगे की तरफ झुका हुआ है, सपोर्ट ली हुई है कार्डियक टेबल की, नीडल जो है वो इंसर्ट की जाएगी तो प्लूरल कैविटी में, और फ्लूइड को ड्रेन करने की कोशिश की जाएगी। इसका पर्पस क्या है, हमने डिटरमिन करना है कॉज ऑफ अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड को इन द प्लूरल स्पेस, किस वजह से हो रहा है, और रिलीव करना है। अब पेशेंट को हमने, जब इस तरह की सिचुएशन हो गई है कि लंग्स के अंदर पानी भर गया, तो वो यकीनन बात है कि लंग्स को कंप्रेस भी कर रहा होगा। कैविटी में पानी आ गया तो कैविटी जब स्पेस लेगी तो लंग्स ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल होगी, पेशेंट को एसओबी होगी और पेन भी होगी, हमने उसे रिलीव करना है। इसके अलावा डायग्नोसिस में क्या है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोसीजर भी हो सकता है ये। और इसके अलावा हमें ड्रेन करना है लार्ज अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड को हम ड्रेन करेंगे, ये भी हमारा मकसद हो सकता है। इसके अलावा हमने प्रेशर को इक्वल करना है लंग्स की दोनों साइड पे। इंडिकेशंस क्या है, किन किन केसेस में हमने प्लूरल एफियन टैप करना है, या थोरासेंटेसिस करना होता है। ट्रोमैटिक निमोथोरेक्स जब हुआ, ट्रॉमा हुआ हुआ लंग्स के अंदर जो है वो एबनॉर्मल एयर पैदा हो गई है। हीमोनिमोथोरेक्स, अब ब्लड भी है और फ्लूइड भी है।
स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला हो गया है तब भी, और इसके अलावा प्लूरल एफियन है तो तब भी। इन सारी सिचुएशंस में हमने थोरासेंटिसिस करना होता है। लंग्स के अंदर हमने नीडल या ट्यूब के थ्रू हमने एयर को या अबनॉर्मल फ्लूइड को रिमूव करना होता है। कब 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 हमने इस प्रोसीजर को नहीं करना? जब अनकोऑपरेटिव पेशेंट होगा, पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, कोगुलेशन डिसऑर्डर हो यानी कि पेशेंट की जो ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम है वो डिस्टर्ब है, कोगुलेशन प्रोफाइल डिस्टर्ब है, ठीक है। इसके अलावा लंग जो है वो कोलैप्स है ऑलरेडी, ओनली वन लंग फंक्शनिंग है, सिर्फ 2 लंग्स में से सिर्फ एक ही सिर्फ फंक्शनिंग है, और उस एक में से भी जो एक फंक्शनिंग है उसमें भी एबनॉर्मल फ्लूइड आ गया, ठीक है। इसके अलावा एम्फोसीमा हो गया, जो लंग्स हैं वो एनलार्ज हो गए हैं, अबनॉर्मल एयर चली गई है, स्वेयर कफ है या हिकअप है पेशेंट को, तब भी हम नहीं करेंगे। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या क्या हो सकती हैं? पल्मोनरी ओडिमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पेशेंट जा सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, कार्डियक टैम्पोनेड हो सकता है, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, डिजिया हो सकता है, कफ हो सकती है, और लंग कोलैप्स कर सकते हैं। प्रोसीजर से पहले आपने क्या करना है? एक्सप्लेन कर देना है उसके पर्पस को, रिस्क बेनिफिट्स को। इस रैशनल क्या है? एक्सप्लेनेशन जो है वो हेल्प करेगी पेशेंट को अवेयरनेस देने में। हिकअप कहते हैं हिचकी को। अगर आपको हिचकी लगी होती है तो देखा पूरी बॉडी शेक करती है जब हिचकी आती है। तो जब आप नीडल इंसर्ट कर रहे हो लंग्स में और उधर से पेशेंट हिचकी ले रहा है तो नीडल अपनी जगह से मूव कर सकती है और कहीं और भी जो है वो इंसर्ट होके इंजरी करवा सकती है, हार्ट को भी टच कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले ही ऐसे प्रोसीजर्स को का बहुत केयरफुली ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को किसी किस्म की फर्दर इंजरी ना हो, ठीक है। इसके अलावा क्या है? टेक मेडिकल हिस्ट्री है। अगर पेशेंट की पहले मेडिकल हिस्ट्री लेते हो तो वो भी आपकी हेल्प करेगी। मेडिकल हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आपको पता हो कि पेशेंट को सांस लेने में कोई तंगी तो नहीं है, कफ या हिकअप तो नहीं आ रही है, इसके अलावा हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, पेशेंट स्मोकर तो नहीं है, पेशेंट ने किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल तो नहीं किया, ऐसी प्लेसेस पे तो नहीं किया जहाँ पे वो एक्सपोज हुआ हो ट्यूबरक्लोसिस से। इसका रैशनल क्या है? ये डिटेक्ट करेगा एनी अबनॉर्मेलिटी रिगार्डिंग द प्रोसीजर, हमें एडवांस ही पता लग जाएगा कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ सकती जब हम प्रोसीजर कर रहे होंगे। ड्रेसिंग सेट्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए? ड्रेसिंग सेट होना चाहिए, जैसे कि एब्राहम नीडल होनी चाहिए, कनेक्टिंग ट्यूबिंग होनी चाहिए, सिरिंज होनी चाहिए 50 ml की, स्केपल ब्लेड होना चाहिए, नीडल होनी चाहिए, स्टेरल ग्लव, मास्क हो, पायोडीन होनी चाहिए, लिग्नोकेन जेल होनी चाहिए, लोकल एनेस्थीसिया में फॉर्मलिन बोतल हो, यूरिन बोतल हो, ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। प्रोसीजर करने से पहले आप क्या करोगे? पेशेंट के प्लेटलेट काउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे। आपको पता होना चाहिए कि कोगुलोपैथी कैसी है पेशेंट की, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कोगुलोपैथी तो नहीं है, प्लेटलेट काउंट जो है अगर लेस देन 20 तो नहीं है। तो इसके अलावा और देयर इज नॉन कोगुलोपैथी है एज टू वेदर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन और अदर इंटरवेंशन इज नीडेड। अगर पेशेंट को कोगुलोपैथी है यानी कि उसकी जो है वो प्लेटलेट डिस्टर्ब है, कोगुलेशन प्रोफाइल डिस्टर्ब है, पेशेंट जो है वो डिजीज्ड है, पेशेंट का ब्लड जो है वो जल्दी क्लॉट नहीं होता, तो पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की या अदर इंटरवेंशंस की और पहले ही ज़रूरत है, प्रोसीजर से पहले। फिर आप जो है वो इन चीज़ों को फोकस करो, ट्रीट करो और फिर आगे प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू करो, ताकि हम अब इसका रैशनल है हम प्रिवेंट कर सकें ब्लीडिंग से। इसके अलावा आपने पेशेंट को अपराइट पोजीशन में रखना है, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया है, कार्डियक पोजीशन में रखना है ताकि पेशेंट जो है वो पेशेंट की पोजीशन जो है वो मेंटेन होगी तो हमें हेल्प मिलेगी लंग से फ्लूइड को ड्रेन करने में। डायफ्राम ऐसी पोजीशन में होगा जो हमें हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा प्रोसीजर को करवाने में। एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर को के प्रोसीजर से रिलेटेड पेशेंट को कि हम आपको लोकल एनेस्थीसिया देने लगे, आपकी जिस जगह पे ऑपरेशन करना है वहाँ से जगह सुन हो जाएगी, आपने परेशानी हो ना, आपने हमारे साथ कोऑपरेट करना है। और फिर इसके अलावा क्या है? पेशेंट की स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन करना है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, ताकि इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। जैसे कि ये पोजीशन है, आप देख सकते हो कि जो फ्लूइड है वो लंग की बेस पे है, ठीक है, और आपने कार्डियक पोजीशन में रखा है ताकि आप अच्छे से जो प्रोसीजर है उसे ड्रेन कर सको, फ्लूइड को ड्रेन कर सको।
ड्यूरिंग प्रोसीजर आपने क्या ख्याल रखना है, आपने पेशेंट की रेस्पिरेशन रेट और ब्रीदिंग पे ख्याल रखना है, फोकस करना है, ताकि पेशेंट जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में ना जाए, पेशेंट अरेस्ट में ना जाए और जो है वो कोई किसी किस्म की फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो। पेशेंट के वाइटल साइंस असेस करते रहने, जैसे कि बीपी और पल्स को, ताकि हम प्रिवेंट कर सके किसी कॉम्प्लिकेशन को, जैसे कि हाइपोवोलेमिक शॉक है ड्यूरिंग प्रोसीजर। ऑब्जर्व करना है पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को और इमोशनल सपोर्ट देनी है। ड्यूरिंग प्रोसीजर्स आपने क्या देखना है, मॉनिटर करना है सेचुरेशन को, ताकि आप प्रिवेंट कर सको हाइपोक्सिया को। पेशेंट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है इफ एनी चेंजेस ऑफ द पेशेंट है। फिर उसके बाद है टू मेक श्योर वेदर नीड टू कंटिन्यू द प्रोसीजर और स्टॉप इमीडिएटली। ठीक है। आफ्टर प्रोसीजर क्या है, ऑब्टेन चेस्ट एक्सरे टू एवेल्युएट द फ्लूइड लेवल है। कंपेयर करना है आपने कंडीशन ऑफ द लंग्स को बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। फिर स्पेसिमेन को आपने प्रॉपरली हैंडल करना है, फ्लूइड की अमाउंट आपने कितनी डालनी है जो है स्पेसिमेन वाइल के अंदर। ठीक है। और फिर ट्यूब्स को कितना फिल करना है, जितनी लाइन है, जितनी रिकमेंडेशन है, आपने फ्लूइड उतना ही लेना है। जब आप ओवरलोड कर दोगे तो उससे रिजल्ट्स के अंदर एरर आएगा। आपने चेक करना है कि ईच बोतल जो है वो करेक्टली लेबल है या नहीं, प्रॉपर लेबल करनी है। पेशेंट का नाम, एमआर नंबर और पेशेंट का जो है वो फुल नेम लिखना है, ताकि आप रिपोर्ट जो है वो पेशेंट के बेड पे आ सके। आफ्टर प्रोसीजर आपने डॉक्यूमेंट करना है हर एक सिचुएशन को पेशेंट से रिलेटेड। पेशेंट का रिस्पांस लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लूइड की लिखनी है, अमाउंट कैसी थी और पेशेंट का रिस्पांस कैसा था, डेवलप करना है ताकि हम फर्दर ट्रीटमेंट डेवलप कर सकें। पोस्ट प्रोसीजरल एनाल्जेसिक्स आपने देने हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है ताकि पेशेंट पेन फ्री रहे। पेशेंट को बेड रेस्ट करवाना है एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए आफ्टर प्रोसीजर, ताकि पेशेंट को ड्यूरिंग प्रोसीजर जो भी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हुई या एसओबी हुआ या पेन हुआ वो उससे फ्री हो सके, रिलैक्स हो सके। ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग जो है वो आप चेक करोगे फॉर अप टू फ्यू, ताकि आप मेक श्योर कर सकोगे कोई कॉम्प्लिकेशन फर्दर नहीं हुई। ड्रेसिंग आप रिमूव करोगे और चेंज करोगे अनदर डे पे, नेक्स्ट डे पे। और अगर पेशेंट को ड्रेसिंग चेंज करने की ज़रूरत है या ड्रेसिंग जो है वो सॉइल्ड है तो आप उसे रिमूव करके नेक्स्ट कोई और ड्रेसिंग अप्लाई करवा दोगे। रिज्यूम करोगे पेशेंट की रेगुलर डाइट को। अच्छा, अब इस सारे लेक्चर में आपको कोई मुश्किल आई है, आपने कुछ जानना है, आपको कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन कर सकते हो। आपके पास 6 मिनट्स हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है।